हेलो गुड इवनिंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विदे के सर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा मैंने कल कहा था कि आपको जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था मैंने, और मैंने आपसे कहा था कि मैं जनन ग्रंथियों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक क्विज आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनन ग्रंथियों से वो आपको मिल जाएंगे। तो ये क्विज है छोटी सी, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं प्रश्न जो है आपके उन प्रश्नों के उत्तर मैं साथ में बताता चलूँगा और आपको समझाता भी चलूँगा। तो स्वागत है आपका और शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कल बताया भी था। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरॉन और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। देखिए, आपने शायद ए व बी दोनों सेलेक्ट किया हो, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है नर हार्मोन, यानी केवल और केवल इसने पुरुष हार्मोन की बात की है, महिला हार्मोन की बात नहीं की है। और पुरुष हार्मोन कौन सा है आप सब लोग जानते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। आपने शायद बी भी, जो भी आपने किया हो, अगर आपने सी किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न में से मानव के प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? यानी प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है उनकी बात कही गई है। तो आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए है वृषण कोष, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है वृषण और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपने उत्तर अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मानव की यहाँ पर बात की है, और मानव की जब बात कर रहा है तो इसमें मेल और आपका फीमेल दोनों आ जाएंगे। और आपको पता है मेल का जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। और जो फीमेल का होता है उसको बोला जाता है अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो आपका वृषण है और एक आपका अंडाशय है, दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक फिगर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर दोनों मैंने प्राथमिक जो लैंगिक जनन अंग है दोनों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ये पहला जो आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, यही वृषण होता है, जो कि एक जोड़ी होते हैं। और ये किसका है? ये मेल का है। मेल का फर्स्ट या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, याद रखिएगा, वृषण की अगर हम बात करें। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी या अंडाशय। ये भी एक जोड़ी होते हैं। ये फीमेल का प्राइमरी लैंगिक अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे और आपका उत्तर भी सही होगा। अब आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, नारी विकास हार्मोन कौन है? नारी विकास हार्मोन का मतलब आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के अंदर जो गुण विकसित करते हैं, जो यौनावस्था के गुण विकसित करता है, उस हार्मोन के बारे में पूछा गया है। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन इसके जो दिए हुए हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ग्लूकोगॉन या ग्लूकोगॉन। ठीक है, आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सही उत्तर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। देखिए, आपको बताया गया था इसके बारे में कि महिलाओं के अंदर, महिलाओं में जो यौनावस्था के लक्षण है वो इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं। जैसे स्तनों का विकास, गर्भाशय का विकास या योनि का चौड़ा होना, ये तमाम सारे जो लक्षण हैं वो एस्ट्रोजन, आवाज़ पतली होना, ये तमाम सारे लक्षण जो हैं वो एस्ट्रोजन के कारण ही होते हैं। तो ये आपका नारी विकास हार्मोन है, यानी यौनावस्था के जो लक्षण हैं वो महिलाओं में इसी के कारण आते हैं। याद रखिएगा एस्ट्रोजन। एंड्रोजन की अगर बात करें तो ये आपका पुरुष विकास हार्मोन है। पुरुष में जो दाढ़ी मूछें निकलती हैं, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका एंड्रोजन्स। ठीक है, रिलैक्शन के बारे में आपको क्या बताया गया था? रिलैक्शन के बारे में ये बताया गया था कि जब डिलीवरी होने वाली होती है किसी महिला की या माता की, तो फिर क्या होता है कि ये जो गर्भाशय ग्रीवा है उसको चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से उसकी डिलीवरी हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका उत्तर सही भी होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 4। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, नर में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है ये पूछा है। ऑप्शन देखिए इसमें दिए हुए हैं XX, XY, YX। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिए।
उम्मीद कर रहा हूँ कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, XY। थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर महिलाओं को दोष दिया जाता है लड़का या लड़की होने के लिए। खासकर अगर लड़की पैदा हुई है तो महिलाओं को दोष दिया जाता है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि लिंग का निर्धारण जो है कभी भी महिलाएं नहीं करती हैं, क्योंकि महिलाओं में लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये फीमेल है और ये आपका मेल है। फीमेल का जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है वो हमेशा क्या होता है? XX होता है, और XY किसका होता है? पुरुष का होता है। तो मुख्य रूप से इसी पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब देखिए, समझिए, अब महिला और इस पुरुष के बीच में अगर रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन होता है, इसका अगर X मिलता है और इसका X मिलता है, तो किसका जन्म होगा? लड़की पैदा होगी। इसका हमेशा X मिलेगा और इसका अगर Y मिलता है तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र है वो हमेशा किसके पास होता है? मेल के पास होता है। लड़का या लड़की होना किस पर डिपेंड करता है? हमेशा पुरुष पर या पिता पर या पति पर ही डिपेंड करता है। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से मानव के द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी आप सबको पता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी आपका होता है वृषण, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक पूछा है। प्राइमरी होता है वृषण, ठीक है, और यहाँ पर किसका पूछा है? द्वितीयक पूछा है। चलिए, अब ये सारे के सारे किसके दिए हुए हैं? पुरुष के दिए हुए हैं, इसलिए मैंने वृषण का नाम लिया है। अब अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। इसमें शुक्राशय दिया है, मूत्र मार्ग दिया है, शुक्रवाहिनी दिया है, ये सभी आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, यह सभी जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो मेल के सेकेंडरी जो हैं वो क्या हैं? सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक फिगर देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये एक फिगर देख रहे हैं, ये मानव प्रजनन तंत्र जो है, नर प्रजनन तंत्र का एक यहाँ पर मैंने फिगर लिया हुआ है। इसको अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जो नर होता है उसका प्राथमिक जो लैंगिक अंग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? ये वृषण। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वृषण, इसी के अंदर निर्माण होता है किसका? शुक्राणु का। ठीक, अब यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण तो हो गया, स्पर्म तो बन गया है। अब स्पर्म जो है वो महिला के पास पहुँचेगा। अब महिला के पास कैसे पहुँचेगा? यानी महिला में जो आपकी अंडवाहिनी होता है वहाँ तक पहुँचता है। अब देखिए, इसके लिए क्या होगा कि ये इस रास्ते से यहाँ से निकलेगा, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से होता हुआ ये जाएगा। अब ये वाला जो रास्ता है इसको क्या बोला जाता है? शुक्र वाहिनी, यानी जो शुक्राणु होता है उसको इधर से उधर ले जाने वाली वाहिनी। ठीक है, अब ये शुक्र वाहिनी हो जाएगी, तो ये शुक्राणु को ऊपर ले जाएगी, तभी तो आगे जाकर शुक्राणु अपना काम करेगा। तो ये भी तो आपका लैंगिक अंग है, लेकिन प्राइमरी ना होकर क्या है? आपका सेकेंडरी है। अब इसके बाद ये ऊपर बढ़ेगा इस तरीके से, यहाँ पर इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा। ये किसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं, जहाँ पर ये रुकता है। तो शुक्राशय भी तो आपका सेकेंडरी लैंगिक अंग है। और इसके बाद ये यहाँ से इस प्रकार से होता है, इस मूत्र मार्ग से होता हुआ यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग भी क्या है? सेकेंडरी आपका जो है लैंगिक अंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग, ये तीन जो आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो नर सेकेंडरी लैंगिक अंग है, यानी आपके मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, याद रखिएगा। प्राथमिक कौन है? प्राइमरी कौन है? ये आपका वृषण है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके क्वेश्चन भी सही हो रहे होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 8 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 7 से 8 सेंटीमीटर। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद है कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब अंडवाहिनी क्या होती है? आपको वीडियो मैंने बनाया था, उसमें चित्र भी था, वो आपको समझ में आया भी था अच्छे से। तो अंडवाहिनी जो है आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगी? देखिए, ये क्या होता है? ये वाला आपका हिस्सा, ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय से एक पाइप ये इस प्रकार से निकली है जो कि जाकर गर्भाशय से जुड़ी होती है। इसी पाइप को दोनों तरफ, ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसको मैंने पिंक कर दिया है, इसी पाइप को जो है क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैलोपियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैलोपियन। यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब ये जो अंडवाहिनी आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई की अगर बात करेगा तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अंडवाहिनी के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसी में क्या होता है, निषेचन होता है। देखिए, समझिए मेरी बात को, यहाँ से अंडाणु निकलकर इस अंडवाहिनी में आ जाता है और फिर अगर इसी दौरान शुक्राणु को प्रवेश करवाया जाए, शुक्राणु इस रास्ते से होता हुआ इस अंडवाहिनी में प्रवेश करता है और यहीं पर अंडाणु को क्या कर देता है, निषेचित कर देता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहीं पर है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ पर होता है? यानी महिला जो होती है या जब महिला गर्भ धारण करती है उसके बाद उसके शरीर में प्लेसेंटा का रोपण होता है, बाद में बनता है, तो वो कहाँ पर, किस अंग में होता है? ऑप्शन ए है अंडवाहिनी, ऑप्शन बी है योनि, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर चुन लें एक, उम्मीद कर रहा हूँ चुन लिया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। ठीक है, अब गर्भाशय होता है, मैं आपको एक फिगर भी दिखाऊंगा प्लेसेंटा और इसका काम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। अब देखिए एक फिगर आप देख लीजिएगा, ये एक क्यूट सा आपको बेबी दिख रहा है। अब ये जो आपको बेबी दिख रहा है, आप सबको पता है कि बेबी जो भी बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसका विकास कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर रुकता है? तो गर्भाशय में रुकता है। तो ये गर्भाशय में बच्चा है माँ के। अब इसी गर्भाशय में ये एक रेड टाइप की ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। ये क्या हो जाएगी? आपकी प्लेसेंटा हो जाएगी। इसी प्लेसेंटा से एक पाइप जुड़ी होती है, ये आपको पाइप दिख रही होगी। ये पाइप जो है बच्चा जो अंदर है गर्भाशय में, उसके नाभि में जाकर कनेक्ट होती है। ठीक है, नाभि में कनेक्ट हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा भी होगा कि इस पाइप को काट दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों होती है मैं आपको बता दूं कि इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ही, यानी इस पाइप के माध्यम से ही क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बच्चे में ट्रांसपोर्ट होती है। माँ जो ऑक्सीजन लेती है वही ऑक्सीजन जो है बच्चे में ट्रांसपोर्ट होती है, और साथ ही साथ माँ के द्वारा जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, उसके अंदर जो भी पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो सब इसी के माध्यम से बच्चे में जाता है। इसीलिए गर्भावस्था में आपने देखा होगा डॉक्टर महिलाओं को अच्छी और ख़ासकर जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको खाने को जो है वो उनको प्रिकॉशन में लिखता है कि आप अच्छी चीज़ें खाइए। और आपने ये भी देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उस दौरान उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एक और अंदर व्यक्ति, एक बच्चा छोटा सा होता है, वो भी खींच रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे तक पहुंचती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन की सप्लाई भी बच्चे तक पहुंचती है, उसी के द्वारा बच्चे का विकास हो रहा है। और साथ ही साथ बच्चा जो अंदर मल त्यागता है, उसके द्वारा टॉयलेट या फिर पॉटी वगैरह जो भी की जाती है वो इसी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। क्लियर इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ प्लेसेंटा समझ गए होंगे। प्लेसेंटा का कार्य क्या है, रोपण इसका कहाँ पर हो रहा है और ये किस प्रकार से जो है बच्चे की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसके देख लीजिएगा, निषेचन, अलैंगिक जनन, बीजाणु निर्माण, अंड जनन। आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। उम्मीद कर रहा हूँ सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा कि एक आपका मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल होता है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, फीमेल या मेल। फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास ओवरी होती है और इसके पास क्या होता है, इसके पास टेस्टिस होता है। ये इनका प्राथमिक जनन अंग है दोनों का। ठीक है, ओवरी मतलब अंडाशय और इनका वृषण। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है आपका एग। क्या निकलता है? एग निकलता है। और इससे क्या निकलता है, स्पर्म। अब ये दोनों एक जगह आकर मिलते हैं। ठीक है, दोनों एक जगह आकर मिलते हैं, ये दोनों युग्मक हो जाएंगे, एक नर का एक मादा का है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। वही प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है, ये पूछा है। अब देखिए ऑप्शन इसके, वृषण का बाह्य स्रावी भाग, ऑप्शन बी वृषण का अंतःस्रावी भाग, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्रंथि। आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से इसका उत्तर कर ले जाएंगे।
उम्मीद कर रहा हूँ कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा टेस्टोस्टेरोन है क्या। भाई ये एक हार्मोन है कि नहीं है, हार्मोन है कि नहीं है, और हार्मोन है तो ये एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वृषण का जो अंतःस्रावी पार्ट होगा उसी से ही तो ये निकलेगा। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो वृषण के अंतःस्रावी भाग से निकलता है। सिंपल सा था, आसानी से आप कर सकते थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कर भी लिया होगा। कर लिया है तो बहुत है, बढ़िया बात है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम करती है। अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम कौन करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखे हुए हैं, योनि मार्ग, योनि ग्रीवा, अंडवाहिनी, अंडाशय पुटिका। तो देखिए आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पर अंडाणु बनता है, अब अंडाणु इसी अंडवाहिनी से होते हुए यहाँ गर्भाशय तक आता है। ठीक है, अंडाणु अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक आता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे पुरुष के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या द्वितीयक जो सेक्स ऑर्गन है उनके बारे में आपको बता दिया गया है, लेकिन महिला की अगर बात करें तो महिला का जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है वो तो आपको पता है क्या होता है, अंडाशय होता है। लेकिन सेकेंडरी कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, योनि भी है, याद रखिए योनि है, इसके अलावा अंडवाहिनी है और इसके अलावा गर्भाशय भी है, इसके अलावा गर्भाशय भी है। ठीक है, तो गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि ये क्या है, किसी भी महिला के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्यों है, क्योंकि जब स्पर्म यहाँ से प्रवेश करेगा, कहाँ से प्रवेश करता है, योनि से ही प्रवेश करता है, तो हो गया ना ये जनन अंग, और कैसा द्वितीयक है। अब योनि के प्रवेश के बाद जो है आपको ये भी पता है कि ये अंडवाहिनी जो है इसी में ही निषेचन होता है, तो ये भी जनन का काम कर रही है, और अंडा और ये यहाँ पर जो आपका गर्भाशय होता है उसमें पूरा जो है बच्चा पूरा बनता है, पूरा आपका जो है भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, जनन अंग हो गया। लेकिन कैसे हैं, सेकेंडरी हैं, द्वितीयक जनन हैं। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, जनन का मुख्य आधार है, जनन का मुख्य आधार है। तो ऑप्शन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए युग्मन, डीएनए युग्मन ए, आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। अब सिंपल सबको पता है कि जब कभी भी जनन होता है तो क्या ट्रांसफ़र होता है, डीएनए ही तो ट्रांसफ़र होता है, कभी आरएनए ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी, एक तरीके से इसको बोलते हैं प्रतिकृति। क्या बोलते हैं, प्रतिकृति। जब भी जनन का काम होता है तो उसमें क्या किया जाता है, डीएनए की एक प्रतिकृति या एक कॉपी तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है। दूसरा दिया हुआ है, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब दोनों में से कौन से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। ठीक है, आप अपना उत्तर सेलेक्ट करें। आसान है बहुत, कर लिया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, दोनों सही है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पुरुषों में वृषण होता है और स्त्रियों में क्या होता है, अंडाशय होता है। ये पहला कथन सही है, प्राथमिक लैंगिक अंग है इनके। सेकंड लाइन है, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो दिया हुआ है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो अभी आपको बताया, आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए, भ्रूण को मां से पोषण मिलने की विशेष संरचना को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में अगर बात करें तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू, बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप आ ही गए हैं, वीडियो आपने देख ही लिया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और तमाम सारे क्विज़ के वीडियो और इसके अलावा जो मैं और वीडियो आपका बनाता हूं टॉपिक वाइज, वो सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, शायद आपका कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप जो हैं आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।